जौरा तहसील कार्यालय में भीड़ बढ़ने लगी थी। मनोज और कमलेश अपना टेम्पो छुड़वाने के लिए एसडीएम दुष्यंत सिंह से मिलने तहसील पहुंच गए। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि टेम्पो छुड़वाने के लिए कैसे सिफारिश करेगा। संकोच के कारण उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दुष्यंत सिंह तो उसकी कमेंट्री की तारीफ कर रहे थे, उसे योग्य मान रहे थे। टेम्पो की सिफारिश करने पर तो उसकी असलियत ही खुल जाएगी। मनोज यही सोच रहा था कि दरबान ने उसे एक पर्ची पकड़ा दी जिस पर अपना नाम और एसडीएम से मिलने का कारण लिखना था। उसने पर्ची पर अपना नाम तो लिख दिया, लेकिन मिलने का कारण कॉलम में टेम्पो छुड़वाना है ऐसा वो नहीं लिख सका। उसे लग रहा था कि ऐसा लिखने से दुष्यंत सिंह उसे मिलने के लिए अंदर बुलाएंगे ही नहीं। मनोज उनकी नजर में योग्य बना रहना चाहता था, इसीलिए उसने पर्ची पर मिलने का एक अलग ही कारण लिख दिया। कैरियर और पढ़ाई पर चर्चा करना है। मनोज को लगा कि ऐसा लिखने से दुष्यंत सिंह उसे पढ़ाई में होशियार स्टूडेंट समझेंगे और उससे अच्छे से बात करेंगे, और उसने सोचा कि मौका मिलते ही वो उनसे टेम्पो छुड़वाने की भी बात कर लेगा। मनोज इसी उधेड़-बुन में गेट पर खड़ा था और उसे अंदर बुलाया गया। उसने देखा कि दुष्यंत सिंह एक ऊंचे डाइस के पीछे बैठे और उनका रीडर आज के केस की फाइलें उनकी टेबल पर रख रहा है। दुष्यंत सिंह ने मनोज को देखकर अपने स्टाफ से कहा, ये मनोज है, जौरा का बेस्ट कमेंटेटर। प्रशासन और वकीलों के बीच होने वाले अगले संडे के मैच में मनोज ही कमेंट्री करेगा। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी इज्जत मिलेगी। उसका मन गर्व से भर गया। कमलेश भी अपने मन की खुशी छुपा न सका और फुसफुसाते हुए उसके कान में बोला, मुझे लगता है कि अपनो टेम्पो छूट जाएगो। एसडीएम तो जानतो है। मनोज ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी दुष्यंत सिंह ने कहा, आज पहली बार कोई मेरे पास बिना सरकारी काम के आया है, नहीं तो यहाँ बंदूक के लाइसेंस या जुआ सट्टा में पकड़े गए लोगों को छुड़ाने की सिफारिश के ही लोग आते हैं। और इतना कहकर वो हंसते हुए फाइल देखने लगे। रीडर फाइल की ओर इशारा करता हुआ बोला, सर, ये बागचीनी थाने का केस है, शांति भंग करने का। बागचीनी थाने के थानेदार यादव ने शांति भंग करने के आरोप में एक 40 साल के आदमी को पकड़ा था। एक दिन के अरेस्ट के बाद आगे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के लिए उसे एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। एसडीएम को यह निर्णय लेना था कि पकड़ा गया व्यक्ति वास्तव में अपराधी है या नहीं। दोनों भाइयों ने देखा कि बागचीनी थाने का थानेदार एसडीएम को सल्यूट करके खड़ा रहा, बैठा तक नहीं। इसी थानेदार ने टेम्पो पकड़ रखा था और इसी थानेदार की शिकायत लेकर दोनों यहां आए थे। एसडीएम ने थानेदार से पूछा, बताइए थानेदार साहब, क्या मैटर है? थानेदार ने कहना शुरू किया, सर, मुलजिम मुकेश ने कल अपने मोहल्ले में अपने पड़ोसी नरेश के सामने देसी कट्टे से 2 फायर किए। पुलिस चाहती है कि लोक शांति भंग करने वाले मुकेश को जेल भेज दिया जाए। कोई गवाह है तुम्हारे पास? एसडीएम ने थानेदार से पूछा। जी सर। इतना कहकर थानेदार ने गवाह को बुलाया। गवाह को देखकर दोनों भाई चौंक गए। कमलेश ने मनोज से कहा, ये तो वही दिनेश है, टेम्पो से एक्सीडेंट की झूठी शिकायत इसी ने कही थी। अब मैं समझो, ये आदमी तो थानेदार को पालतू कुत्ता है। झूठी गवाही देके केस बनाओ तो मतलब आज का केस भी झूठो है। मुकेश बोलो फंसो, थानेदार तो अब मुकेश को जेल पहुंचा के मानेगो। आरोपी मुकेश पर दोनों को दया आने लगी। दिनेश ने एसडीएम के सामने अपनी रटी रटाई गवाही दे दी। सर, मैं शाम को मजदूरी करके साइकिल पे जा रहा था, तभी मैंने देखा इस आदमी ने एक घर के सामने देसी कट्टे से फायर कर दिया। मनोज की इच्छा हुई कि वह एसडीएम को यह कह दे कि यह गवाह झूठा और मक्कार है, इसका काम ही झूठी गवाही देना है। थानेदार भी बहुत बेईमान और लालची है, झूठे केस में लोगों को फंसाता है, पर वो कुछ कह नहीं पाया। एसडीएम ने आगे की कार्रवाई जारी रखते हुए आरोपी मुकेश से पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है मुकेश, या तुम्हें जेल भेज दें? एसडीएम की बात सुनकर थानेदार के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन मुकेश डर से थर-थर कांपने लगा। घबराए हुए मुकेश ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मेरी पत्नी और बेटी से पूछ लीजिए। एक औरत और 17-18 साल की लड़की भी कमरे में आ गई थी। औरत ने रोते हुए कहा, हुजूर, ये बिल्कुल निर्दोष है। वो तो नरेश ने धमकी दी थी कि इन्हें जेल में भिजवा के दम लेगा। साल भर पहले नरेश को 10,000 रुपए उधार दिए थे, कई बार मांगने पर भी उसने वापस नहीं दिए। अब पुलिस फंसाए दे हमें। मनोज को इस केस में अपना केस नजर आने लगा, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता थानेदार ने नहीं छोड़ा था।
औरत की बात सुनकर एसडीएम ने गवाह से पूछताछ शुरू की। गवाह दिनेश, थोड़ा आगे आओ, तुम्हारी शक्ल ठीक से नहीं दिख रही। दिनेश ने अपनी पतली शुतुरमुर्ग जैसी गर्दन ऊंची की, पर उसकी आंखें एसडीएम से नहीं मिल पा रही थीं। उन्होंने कठोरता से पूछा, गर्दन ऊपर करके जवाब दो, महीने में कितने घरों में चोरी करते हो? दिनेश के चेहरे पर पसीना छलक आया। कुछ देर पहले तक निश्चिंत खड़ा थानेदार भी असहज महसूस करने लगा। मनोज को समझ नहीं आया कि एसडीएम केवल शक्ल देखकर दिनेश की असलियत कैसे जान गए। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और आदमी की पहचान पर मनोज को आश्चर्य हुआ। मुकेश की तरफ इशारा करते हुए एसडीएम ने दिनेश से पूछा, कहाँ गोली चलाई थी इसने? सर, नरेश के घर पर। दिनेश ने कहा। क्या तुम नरेश को जानते हो? तो एसडीएम ने पूछा। नहीं हुजूर। दिनेश ने जवाब दिया। फिर तुम्हें कैसे पता कि वो नरेश का घर है? दुष्यंत सिंह ने दिनेश से पूछा। इस प्रश्न से सकपकाए दिनेश ने थानेदार की तरफ देखा। थानेदार के पास भी कुछ कहने को नहीं था। दुष्यंत सिंह के सवालों के चक्रव्यूह में झूठा गवाह दिनेश फंस गया था। उसकी कलई खुल गई। मनोज को अब सच्चाई जीतती हुई दिख रही थी। थानेदार की बेईमानी और षड्यंत्र पराजित होता हुआ दिख रहा था। दुष्यंत सिंह ने अब थानेदार से कहा, यादव जी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि यह केस आपके द्वारा रचा गया एक झूठा केस है। इस गवाह ने कोई भी घटना होते हुए नहीं देखी। ये सरासर झूठ बोल रहा है। इतना सुनते ही मनोज की इच्छा हुई कि वो खड़े होकर तालियां बजा दे। आज एक ईमानदार सरकारी तंत्र ने एक बेईमान सरकारी तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया था। टेम्पो पकड़े जाने के बाद से उसके मन में यही बात चल रही थी कि गरीबों और कमजोरों का कौन रक्षक होगा। यदि किसी के पास पुलिस को देने का पैसा नहीं है तो उसे कभी भी थाने बंद कर दिया जाएगा। आज दुष्यंत सिंह ने गरीबों पर होने वाले अत्याचार को एक झटके में खत्म कर दिया। कोई तो है जो ढाल बनकर खड़ा है, सच्चाई के पक्ष में, झूठ के विरुद्ध।